Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss our very important previous questions of 2023, part 12. So today I'm going to start part 12 and in the previous sessions we have completed 11 parts. So start करते हैं फिर आज का लेसन. So क्वेश्चन है हमारा, आपको यहाँ पे लॉज दिए गए हैं जिनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. तो स्लामांका डिक्लेरेशन, बिकावो मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर एशियन पैसिफिक. देखिए, जो आपका यूएन कन्वेंशन था, यूएन डिक्लेरेशन था ऑन द राइट्स फॉर डिसेबल्ड पर्सन, ये आपका सबसे पहला आया था 1975 में. ठीक है, उसके बाद आया था आपका स्लामांका डिक्लेरेशन, ये आया था आपका 1994 में. ठीक है, फिर आता है आपका यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये था आपका मे बी 2006 में. फिर आता है आपका आईडीएसएस, दैट मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी, ये आया था हमारा सबसे लेटेस्ट है 2015. तो इसके बेसिस पे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. देखिए, हम आके देख लेते हैं इनको एक बार. जो आपका लॉज हैं, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1975 में आया था हमारा. ठीक है, इस्लामा का डिक्लेरेशन आपका 1994 में आया था. बिकावो मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर एशियन पैसिफिक 2002, यूएन कन्वेंशन 2006 एंड आईडीएसएस 2015. अब इनके बारे में क्या क्या चीजें छोटी छोटी गिवन है वो मैंने इसमें थोड़ा सा लिखा था. जो आपका यूएन डिक्लेरेशन था राइट ऑफ डिसेबल पर्सन के ऊपर, जो 1975 में ये दिया गया था, लॉ जो दिया गया था, इसका रीजन क्या था कि इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट था किनके लिए, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज. स्पेसिफिकली ये सिर्फ उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों के साथ कोई डिसेबिलिटी है. और जो डिक्लेरेशन हुआ था कि उन बच्चों को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं, वैसे ही फंडामेंटल राइट जैसे नॉर्मल बच्चों को दिए जाते हैं, उन बच्चों को वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए हमारी सोसाइटी में जिस तरह से नॉर्मल स्टूडेंट्स को मिलती हैं. दैट मीन डिसेबल बच्चों को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलनी चाहिए जिस तरह से एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को मिलती हैं. ये बात कही गई थी आपके यूएन डिक्लेरेशन में. अब आता है आपका सेकंड स्लामांका डिक्लेरेशन. स्लामांका डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था. स्पेशल नीड्स देखी गई थी एजुकेशन की स्लामांका में, दैट मीन स्पेन में था इन जून 1994. और इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या किया था, कहा गया था कि जो आपके डिसेबल बच्चे हैं उनको आप रेगुलर स्कूल्स में भेजें. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिफिकल्टीज. किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई भी लर्निंग डिफिकल्टी है तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको स्पेशल स्कूल में भेजेंगे, उसको आपको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना है. वही बात जो बात हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, इंक्लूजन की बात की गई थी इसमें. और कहा गया था इट ऑल्सो कॉल्स फॉर द स्कूल्स टू बी मोर इंक्लूसिव सो ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न टुगेदर. जो आपके स्कूल्स हैं वो इंक्लूसिव होने चाहिए ताकि सारे बच्चे साथ लर्न करें. स्लामांका डिक्लेरेशन में ये बात कही गई थी जो कि स्पेन में हुआ था जून 1994 में. फिर आता है हमारा बिकाओ मिलेनियम फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फॉर एशिया एंड पैसिफिक वाज अडॉप्टेड बाय द एशिया पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, आया था आपको 2003-2012 पे. इन्होंने क्या बात कही थी, इनके फ्रेमवर्क में क्या कहा गया था कि आपको जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी जिंदगी को इम्प्रूव करना है. अब आप उसको किस तरह से इम्प्रूव करेंगे, किस तरह के प्लान्स आप बनाएंगे, किस तरह की फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किए जाएंगे उन बच्चों के साथ ताकि उनकी जो लाइफ्स हो वो इम्प्रूव हो. नेक्स्ट आपका आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज on December 13, 2006. The convention is the first international human rights treaty to address the rights of persons with disabilities. इन्होंने भी स्पेसिफिकली डिसेबल बच्चों के ऊपर बात की गई थी और इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया था कि उन बच्चों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उन बच्चों की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए. लास्ट हमारा था इंक्लूसिव एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी. ये एक सबसे ग्लोबल इनिशिएटिव था जो कि लॉन्च हुआ था आपका 2015 में. और इनका एम इंक्लूसिव एजुकेशन को ही प्रमोट करना था कि जितने भी बच्चे हैं सब साथ पढ़े, सब बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिली जाए. और दूसरा की इंक्लूजन की बात की गई थी कि नॉर्मल बच्चे डिसेबल बच्चों के साथ पढ़े. तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में पता है क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन था इस तरह का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आया, तो इसलिए मैंने इसके सारे पार्ट्स को अच्छे से डिफाइन कर दिया. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका थर्ड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ईयर की बेसिस पे आपको लगाना था. तो फर्स्ट हमारा था ये 1975 सी, एंड द नेक्स्ट था हमारा स्लामांका डिक्लेरेशन 1994. फिर था हमारा बिकाओ मिलेनियम 2005 एंड देन यूएन कन्वेंशन था हमारा 2000, ये 2006 एंड देन ये था हमारा 2015. तो इसके हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कार्ड कर दिया गया. दैट मीन्स यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 गिवन है, आपको बताना है दोनों सही है गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है. क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ डिस्कार्ड्स
रिलेट हिम टू द डेवलपमेंट ऑफ आइडियलिज्म के बारे में डिस्कार्ड्स किस चीज से रिलेट करते थे, ये आपको बताना है। दो स्टेटमेंट दी गई है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, that the self is the most immediate reality in the experience of each one of us, according to Descartes हमें बताना है, क्योंकि बहुत फेमस स्टेटमेंट थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मैं हूँ। ये बात किसकी थी, आइडियलिज्म की। वो ये कहते थे कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वही हमें सोचने के लिए मतलब अगर हम सोच सकते हैं वो इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। दिस इज बिकॉज वी कैन डाउट एवरीथिंग एल्स, हम किसी चीज को भी डाउट कर सकते हैं लेकिन हम अपने आप को डाउट नहीं कर सकते क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं, और जिस चीज का आप एग्जिस्ट करते हो ना उसका आप डाउट नहीं कर सकते। वी मस्ट फर्स्ट एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू डू द डाउटिंग, अगर हम किसी चीज पर डाउट कर सकते हैं वो तब कर सकते हैं क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात इनकी बिल्कुल ठीक थी। नेक्स्ट आपका था दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एविडेंस्ड इन द एक्सपीरियंस ऑफ अस, हमें पता है गॉड एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये हमने एक्सपीरियंस किया है बाय द फैक्ट दैट वी हैव एन आइडिया ऑफ परफेक्ट बीइंग, और हम जानते हैं कि वो ही परफेक्ट है, और हमें इस बात का आइडिया है क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमने गॉड को एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस किया है। डिस्कार्ड्स आर्ग्यू करते थे फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज आल्सो बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, एंड ही आर्ग्यूज दैट द आइडिया ऑफ अ परफेक्ट बीइंग इज सो ग्रेट दैट इट कैन नॉट, मतलब उनका कहना था कि जो परफेक्ट बीइंग का जो आइडिया है कि हमसे नहीं आया क्योंकि वी आर इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट बीइंग्स, जो ये परफेक्ट बीइंग का जो आइडिया आया ये गॉड से आया क्योंकि गॉड ही परफेक्ट है। आइडियलिज्म बिलीव करते हैं रियलिटी जो है वो अल्टीमेटली या तो आइडियल हो सकती है या मेंटल हो सकती है, आइडियलिज्म का जो बिलीफ है अपना वो ये है। लेकिन और आइडियलिज्म किस चीज का अपोज करता है, रियलिज्म का अपोज करता है, विच इज द बिलीफ दैट द रियलिटी इज, क्योंकि रियलिज्म वाले क्या कहते हैं उन वो मटीरियल पे, मैटर पे बिलीव करते हैं। डिस्कार्ड्स की जो फिलॉसफी है कहीं ना कहीं हमें रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में एक ब्रिज बनाती है। वो आर्ग्यू करते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस है, गॉड एग्जिस्ट करता है, और दैट द मटेरियल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो आइडियलिज्म की भी बात करते हैं और रियलिज्म की भी बात करते हैं। तो हमने कई बार ये देखा गया है कि जो फिलोसफर हैं ये डिस्कार्ड कभी कभी रियलिस्टिक बात करते हैं और कभी कभी आइडियलिस्टिक भी हम इन्हें देख सकते हैं। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट सही थी, यही बात यहाँ कही गई है। तो इसके बेसिस पे क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही थी तो आपका दोनों फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द ईगो, ईगो आइडियल्स इंक्लूड्स द रूल्स एंड द स्टैंडर्ड्स फॉर द गुड बिहेवियर। Conscience includes information about things that are viewed as bad by the parents and the society. ईगो जो आइडियल है वो इंक्लूड करता है कि रूल्स, मतलब आपकी जो ईगो है वो किस चीज में क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है, हमारे रूल्स, हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारा बिहेवियर, हम कितना अच्छा बिहेव करते हैं। ठीक है, देखिए इसको पूरा मैंने डिटेल में दिया है क्योंकि जो आपका ईगो आइडियल है वो क्या होता है, आपका सुपर ईगो का पार्ट होता है, वन ऑफ द थ्री पार्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी के सिगमंड फ्रूड में पार्ट दिए गए हैं, साइकिक मॉडल इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है जो आपका सुपर ईगो होता है ना, आप क्या काम करते हैं, आपकी कैसी मोरालिटी है, क्या कंसाइंस है आपका, ये सब आपका अर्ली एज में पता चल जाता है, आपका चाइल्डहुड कैसा है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, किस तरह से आपको उन्होंने अपब्रिंगिंग की है। तो जो सुपर ईगो है उसमें बहुत सारे रूल्स और स्टैंडर्ड्स आते हैं कि किस तरह से बच्चे ने रूल को फॉलो किया, बच्चे का बिहेवियर अच्छा है, दैट मीन्स बच्चे ने अपने पेरेंट्स से क्या चीजें सीखी हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चे की एक इमेज की बात करता है, एक सेल्फ की बात करता है, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अब बात आती है नेक्स्ट, कंसाइंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स दैट आर व्यूड एज बैड बाय द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी। ये भी आपका सुपर ईगो का पार्ट है जो किस चीज पर रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आप गिल्ट फील करते हैं। दैट मीन्स की चीजें आपने सीखी अपने पेरेंट्स से, अपने सोसाइटी से, अगर कोई चीज गलती होती है, कोई गलत काम आप करें तो आपको गिल्टी फील होती है। ये कहीं ना कहीं एक पावरफुल मोटिवेटर है कि आपको अपने बिहेवियर चेंज, अगर आपको पता है कि आपने कोई काम गलत किया है तो कहीं ना कहीं जो आपका जो ये कंसाइंस है ये आपका एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। अब आपको पता है कि आपने कोई काम गलत किया है, आपको गिल्टी है, तो आप उस बिहेवियर को चेंज करेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों सही है। अब देखो, इसे मैंने थोड़ा सा इसमें एक अलग से दिया था क्योंकि इसमें कंसाइंस की बात की गई थी। कंसाइंस क्या होता है, ये भी रूल्स इसकी बात किया गया है, कंपोज ऑफ द रूल्स फॉर विच बिहेवियर कंसिडर्ड बैड। ये उन रूल्स की बात करता है जहां पर आपका बैड बिहेवियर है। We engage in actions that conform to go to the ego ideal. We feel good about ourselves और proud of our accomplishment. जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, हम चीजों को टास्क अचीव करते हैं, हम कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। उसी तरह से अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको गिल्ट फील होता है। कंसाइंस इस चीज को कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों आपके सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरल अप्रोच ऑफ करिकुलम। इसमें भी दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के हैं। जो आपका बिहेवियरल अप्रोच है करिकुलम का वो लॉजिकल है, पर्सपेक्टिव है, और किस पे रिलाई करता है, टेक्निकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे। बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए,
जो आपका बिहेवियरल अप्रोच होता है, बिहेवियरल अप्रोच का मतलब जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, आप किसी के बिहेवियर को रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं, शेपिंग की बात करते हैं, हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। जितने भी हमारे थ्योरिस्ट थे उन्होंने क्या किया, बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, क्लासिकल कंडीशनिंग की, ऑपरेंट कंडीशनिंग की, सब में क्या किया गया, बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया गया, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में उनको ब्रोक डाउन करके, लर्निंग को ब्रोक डाउन करके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया है, बिहेवियर के बारे में पढ़ाया गया, उसको इन्फोर्स किया गया है। कहीं ना कहीं इसके अंदर जो अप्रोच यूज की गई है वो टेक्निकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज किए गए हैं, किस चीज के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए, बिहेवियर को शेप करने के लिए। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दी थी, वो दी थी जॉन डीवी के बारे में। दैट मीन्स कि जो बिहेवियर अप्रोच है करिकुलम की, वो रूटेड है, जॉन डीवी ने जो काम किया है वो बिल्कुल उसका बेस है बिहेवियरल अप्रोच। जबकि हम जानते हैं जो जॉन डीवी है वो कैसे हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं, उनका जो नेचर था ना वो प्रोग्रेसिव था, प्रोग्रेसिव थे वो, उन्होंने बिहेवियर की बात नहीं कही गई है। दूसरा, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं जॉन डेवी। तो इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। जॉन डेवी कैसे थे, प्रोग्रेसिव एजुकेटर थे, जो लर्निंग पे, किस तरह की लर्निंग पे बिलीव करते थे कि जो लर्निंग है वो बच्चा जो होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए, बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको प्रोवाइड करनी है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बच्चे को देनी है ताकि वो एक्टिव लर्नर बन सके। उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं कही है, उन्होंने बिहेवियर को शेप करने की बात नहीं कही है, ये सारी बातें हमारी किसने कही गई हैं, बिहेवियरिस्ट ने कही है। जैसे हमारे स्किनर थे, हमारे पावलो थे, इन सब ने किसकी बात की है, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग की बात की है। तो स्टेटमेंट 2 आपकी गलत हो जाती है और स्टेटमेंट 1 सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है कि लर्निंग आउटकम्स कैसे होते हैं, आपके स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। स्पेसिफिकली आपने किसी चीज को लर्न किया, आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स जो आपके आउटकम्स आएंगे वो एक स्पेसिफिक इन नेचर हो गए। लर्निंग आउटकम्स आर कंसर्न विद द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। देखिए, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, अगर हम लर्निंग आउटकम्स और स्पेसिफिक इन नेचर की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक इन नेचर हो गए, दैट मीन्स आपने किसी चीज को लर्न किया, फिर आप उस काम को कर पा रहे हैं, दैट मीन्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि फ्रैक्शन से इन्वॉल्व है। फिर आपने जब उनको लर्न कर लिया, फिर आप उसको कर पा रहे हैं, तो आपका लर्निंग आउटकम निकल कर क्या आया कि आपने फ्रैक्शंस लर्न किए थे, अब आप फ्रैक्शंस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, लर्निंग आउटकम्स आर कंसर्न विद द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। जो आपकी लर्निंग आउटकम है वो कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग है उससे कंसर्न है। बिल्कुल ठीक बात है, ये देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा क्या है वो समझिए। लर्निंग आउटकम्स आर अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू आफ्टर लर्निंग समथिंग। स्टूडेंट्स करते क्या है जब किसी चीज को लर्न करते हैं, दे आर नॉट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस, वो किसी लर्निंग प्रोसेस की बात नहीं है। दैट मीन्स किस तरह के मेथड से, किस तरह का कंटेंट आपने बच्चे को पढ़ाया क्लास में, फिर उससे उस बच्चे ने सीखा क्या, दिस इज कॉल्ड लर्निंग आउटकम्स। अब लर्निंग आउटकम्स के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। आपने कोई चीज की, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपने ऐसे लिख लिया, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी, आप उनको सॉल्व करने लगे, आपने कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस सीखी जिससे आप सामने वाले को परसुएट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, आपने मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस बनाई, आपने अपनी टीम के साथ एक टीम वर्क कंप्लीट किया, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, ये आपके अलग अलग यूनिट से क्वेश्चन आए हैं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। चेंज जो होता है ना, चेंज, किसी भी तरह का चेंज, ये आपकी सोसाइटी के लिए कांस्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दैट मीन्स जो आपका वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं चीजों को डेवलप करने के लिए। हम जिस तरह से पहले घरों में रहते थे, आज हम जिन घरों में रहते हैं, ये सब चीजें क्या है, चेंजेस हैं। अब इसी तरह से अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी कहीं ना कहीं नए नए चेंजेस लेके आने हैं। पहले आपकी ऑनलाइन लर्निंग थोड़ी ना होती थी, लेकिन अब आपकी ऑनलाइन लर्निंग होती है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, खास करके तब जब आपका कोविड सिचुएशन आई। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई आपकी। उस तरह से फिर आपकी स्टेटमेंट 2, ये भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है, रेडीनेस फॉर द चेंज मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसेस इट्स पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। बिल्कुल ठीक बात है, जो आपकी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जब नई नई पॉलिसीज बनाती है अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, नई नई स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं, तो वो किस लिए बनाते हैं, ताकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर नई इनोवेशन हो, नया चेंज आए, और वो चेंज मैनेजमेंट को करने के लिए रेडी भी रहते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है ये भी। तो जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो बनाई इसलिए जाती हैं
ताकि एक अच्छा चेंज लेके आया जा सके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, बिल्कुल ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।